हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपको अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी परिवार में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको हिस्ट्री क्लास 2 यानी इतिहास की दोस्तों फर्स्ट क्लास दोस्तों मैं डाल चुका हूं और दूसरी क्लास है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है अपने YouTube चैनल पर। बिल्कुल डिटेल से, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। किसी भी एग्जाम का आप दीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले हम आपको रिविजन करवाते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ाते हैं आगे। चलिए, अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास यानी कि हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया था। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। पहले जो बांटा गया था उसको बांटा गया था। पहले हम आपको रिविजन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद में हिस्ट्री। इसको 3 भागों में, यानी कि हिस्ट्री के जो पिता थे यानी हिस्ट्री के जनक थे वो तो हेरोडोटस। जो हिस्ट्री के जो जनक थे वो तो हेरोडोटस। और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था किसने? उनका नाम था जॉन ब्रुस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। किस प्रकार? उन्होंने कहा ये प्री हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं आद ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री में उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई लिखित प्रावधान नहीं है। इसमें लिखित तो है, लेकिन इस लिखित को पढ़ा नहीं जा सका। ये प्रोटो हिस्ट्री में बताया गया है। लिखित तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। हिस्ट्री, इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका। लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका, यानी लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका। उसके बाद में ये यानी कि इतिहास का त्रियुगी विभाजन लिखित के आधार पर किसने किया? तो जॉन ब्रुस ने किया। उसके बाद मैंने आपको बताया लिखित यानी कि प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। प्रापाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसका जो टाइम सीमा था यानी 25 लाख से 12,000, 25 लाख से 12, इसकी समय सीमा थी 12,000 से 5,000, इसकी समय सीमा थी 5,000 से 3,000। कोई दिक्कत नहीं। प्रापाषाण काल में कौन कौन से अवशेष मिले थे? तो यहाँ पर मानव जो था ये खाना बदल। प्रापाषाण काल में मानव सर्वप्रथम किस जगह आया था? प्रापाषाण काल में मानव सर्वप्रथम किस जगह आया था? ये आया था अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता था। क्या ये मानव सभ्य था अफ्रीका महाद्वीप में? नहीं। ये जो मानव था ये खाना बदोश था, यानी खाद्य संग्राहक। ये मानव जो था इसे केवल खाने के अलावा और कोई चीज का मतलब नहीं था। ये इसलिए ये मानव जो था ये सभ्य नहीं था। सभ्य मानव जो था वो एशिया महाद्वीप में पाया गया था। सभ्य मानव जो था वो एशिया महाद्वीप में पाया गया था। यहीं पर आखेट हुआ था। आखेट मतलब शिकार प्रापाषाण काल में करते थे। यहाँ पर मानव जो था ये उघाड़े उतरता था और ये मानव जो था यहाँ पर ये लचके चलता था इस तरह से, क्योंकि इसकी खुपड़िया में जो हमारे और आपके ये यहाँ पर जो फंसा हुआ है, ये जो था गड्ढा यहाँ पर था बीच चांद में, इसीलिए सीधा नहीं हो पाता था। उसके बाद आइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की केवल 2 ही विशेषताएं थी। माइक्रोलिथ मतलब छोटे हथियार,
और अंत्योष्ट कार्यक्रम किस काल से प्रारंभ हुआ था, यानी कि अंत्योष्ट 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 कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। अंत्योष्ट यानी अंतिम संस्कार, यानी कि जो मानव खत्म हो जाते थे उनका अंतिम संस्कार होता था यहाँ पर। तो अंतिम संस्कार जो है मध्य पाषाण काल से आरंभ हुआ था। और यहाँ पर माइक्रोलिथ, यानी ये दो चीज, माइक्रोलिथ मतलब छोटे हथियार थे यहाँ पर। उसके बाद में नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, एक बार जो था वो मध्य एशिया में दंगा हो गया, दो खानाबदोश आपस में लड़ गए। दो खानाबदोश थे जो आपस में यहाँ पर लड़ गए थे, दो खानाबदोश। यहाँ से मध्य एशिया में लड़ गए, तो ये जो आए और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर था मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो था वो सुलेमान और करथर दो पहाड़ियों के मध्य में था मेहरगढ़। तो यहीं पर जो है ये आए और यहाँ पर ये बस गए। यहाँ पर जो था ये खेती के अवशेष, यहाँ पर इन्होंने मूल पटका, यानी साले ये भूखे थे जी, तो इन्होंने मूल पटका भी गिरगिट मालूम पड़ा, तो इन्होंने ये खाया, तो यहाँ पर गायन मिली, यहीं पर इन्होंने आवास बनाया। तो नवपाषाण काल में इन्होंने आवास भी बनाया, आवास, यहीं पर इन्होंने कुत्ता पाला था, यहीं पर इन्होंने जौ और गेहूं की फसल का उत्पादन किया था, जौ और गेहूं की फसल का उत्पादन किया था। यानी यहीं पर इसने आवास बनाया, यहीं पर कुत्ता, यहीं पर जौ, यहीं पर गेहूं। उसके बाद में यानी कि जो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक जगह थी बुर्ज होम, जहाँ पर जो था गर्त आवेश मिला हुआ था। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका थी, यहाँ पर गुप्त चित्र मिले हुए थे, गुफा चित्र। उसके बाद में ये यहाँ पर मद्रास, मद्रास यानी चेन्नई, चेन्नई में जगह थी पल्लवरन, पल्लवरन से मानव का कंकाल मिला था, पल्लवरन से मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले थे पल्लवरन से। एक जगह थी चिराग, जो पड़ती है बिहार, बिहार के शहर में आई छपरा जिले के अंतर्गत, तो वहाँ से ही पुरातात्विक स्रोत मिले हुए थे। उत्तर प्रदेश में जरा है कोल्लेबा, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, कोल्लेबा से भी धान के अवशेष मिले थे, धान यानी चावल के अवशेष मिले थे कोल्लेबा से। उसके बाद में उसको अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए एक बार, ये हमने आपका रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दूसरे वैज्ञानिक यानी एक दूसरे पुरातात्विक आए और उन्होंने इस तीन बार, यानी कि ये है प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ये है आद्य ऐतिहासिक, और ये है आपका ऐतिहासिक। जो जॉन ब्रुस ने बताया था कि इसमें लिखित नहीं था, इसमें लिखित था उसे पढ़ा ना जा सका, इसमें लिखित था और पढ़ा जा सका, इस सिद्धांत को नकार दिया गया, इस सिद्धांत को नकार दिया गया। इन्होंने क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन, यहाँ पर लिखते हैं क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन ने इस सिद्धांत को नकार दिया और एक अपना नया सिद्धांत बनाया। उन्होंने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के ज्यादा अधिक अवशेष मिले, तो इन्होंने इस काल को पाषाण काल कहा। इसमें कांसा
की मात्रा अधिक मिली, इसमें जो था कांसा मिला, तो इसे जो है कांस्य युग। इसमें लोहा के अवशेष अधिक मिले, तो इसे जो था लौह युग। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के अवशेष अधिक मिले, तो इसे जो है पाषाण काल कहा गया। आदि ऐतिहासिक काल में कांसा के अवशेष अधिक मिले, तो इसे कांस्य युग कहा गया। ऐतिहासिक काल में लोहा के अवशेष अधिक मिले, तो इसे लौह युग कहा गया। उसके बाद तो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि इतिहास को त्रियुगीन विभाजन किसने किया, जो अवशेषों के आधार पर है। यानी जो अवशेष मिले हुए हैं, जो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर है, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने अवशेषों के आधार पर इसका जो त्रियुगीन विभाजन किया। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, त्रियुगीन विभाजन किया, यहीं पर आ जाइए। अब त्रियुगीन विभाजन किया, उसके बाद में अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, अब यानी कि ये जितने भी सब यानी कि जो प्रापाषाण काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल में जो अवशेष मिल रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में जो अवशेष मिल रहे हैं, उन अवशेषों को एक जगह पर इकट्ठा रखा जाए। यानी जो भी अवशेष मिल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, उन अवशेषों को एक स्थान पर रखा जाता है। तो दोस्तों एक जगह है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये डेनमार्क में है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों को रखा जाता है। यानी कि विश्व में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार आया था एक बार बिहार दरोगा में कि कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ ऑप्शन सी पर था कोपेनहेगन पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरातात्विक स्रोत लिखा था ऑप्शन, तो वो सही था। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएगा आपसे कोपेनहेगन कहाँ है, तो डेनमार्क में है। कोपेनहेगन किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद में कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। यानी क्वेश्चन है विश्व से यानी बनता है कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन किस देश में है, तो डेनमार्क में है। कोपेनहेगन किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद जब ये पूछ सकता है, तो कल के ये भी पूछ सकता है कि कुछ भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये अवशेष रखे जाते। भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये अवशेष रखे जाते हैं, तो भारत में ये जगह है भोपाल। भोपाल जगह जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोपाल, यहाँ पर जो है मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित मानव संग्रहालय पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में यानी कि मानव संग्रहालय है।
मानव संग्रहालय जो है ये पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है भारत में जितने भी पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे वो मानव संग्रहालय भोपाल में रखे जाएंगे और यहीं पे कुछ अवशेष कोपेनहेगन डेनमार्क में पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद को मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है। ये जो है भोपाल में स्थित है। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है इंदिरा गांधी। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, कोपेनहेगन जो है ये पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल जो है पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। भारत में इसका केंद्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? राज्य यानी शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चरल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कल्चरल यानी पुरातात्विक स्रोत किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग तब तक। कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोपेनहेगन जो है ये पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोपेनहेगन जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है?